हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान। बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। बेटे आज अपन एक नया टॉपिक आपके सामने है और ये है एनर्जी फ्लो यानी ऊर्जा प्रवाह। इससे पहले बेटे अपन ने इकोसिस्टम में प्रीवियस लेक्चर लिया जो था प्रोडक्टिविटी और अपघटन। वह आई होप आपको याद हुआ होगा बेटे कि प्रोडक्टिविटी क्या है, यानी उत्पादकों के द्वारा या इकाई समय या इकाई क्षेत्र में बनाए गए भोजन की दर को उत्पादकता कहते हैं। ये उत्पादकता बेटे तीन प्रकार की मैंने आपको बताया, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के दो पार्ट आपने याद किए होंगे, एक तो सकल प्राथमिक उत्पादकता और एक होते बेटे नेट यानी कुल प्राथमिक उत्पादकता। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये बेटे उत्पादकों के द्वारा बनाए गए भोजन की दर है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी उपभोक्ता लेवल पर बनाए गए भोजन की दर है और नेट प्रोडक्टिविटी उपभोक्ता के बाद में बचे हुए भोजन की कुल मात्रा, ये नेट प्रोडक्टिविटी है। उसके बाद में बेटे अपन ने अपघटन पढ़ा। तो अपघटन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन होना जरूरी है बेटे, वरना तो मृत अवशेष ऐसे कैसे पड़े रहेंगे धरती पर, याद रखना। तो समय समय पर इनका अवशोषित होना, इनका क्षय होना बहुत जरूरी है। तो अपघटन का मतलब ये होता है बच्चों कि जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, है ना, जिन्हें अपघटन कर्ता कहते हैं, उनके माध्यम से मृत पादप और जंतुओं के शरीर को विघटित कर देना, ये कहलाता है अपघटन। जो 5 प्रक्रियाओं में पूरा होता है। पहले तो खंडन होगा, फिर निसालन होगा, फिर अपचयन होगा, फिर ह्यूमिफिकेशन होगा और फिर मिनरलाइजेशन होगा। तो इस तरह से बेटे ये हमने आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटे एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो यानी ऊर्जा प्रवाह। क्योंकि बेटे ये आपको भी याद होगा कि सबसे पहले जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है, ये प्रकाशीय ऊर्जा जो है वह सूर्य से बेटे पौधों के माध्यम से इकोसिस्टम में इंटर करती है। यानी ये प्रकाशीय ऊर्जा पहले पौधे इसे अवशोषित करते हैं भोजन के रूप में, फिर पौधों को बेटे उपभोक्ता लेवल पर आती है और उपभोक्ता से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी लेवल तक ये जाती है। तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ऊर्जा का स्थानांतरण होना, यह कहलाता है ऊर्जा प्रवाह या एनर्जी फ्लो। और ये एनर्जी फ्लो हमेशा बेटे यूनिडायरेक्शनल होगा, क्योंकि सूर्य से पहले आएगी उत्पादकों में, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो बेटे ये उत्पादकों से उपभोक्ता की तरफ जाएगी, वापस लौट कर ये उपभोक्ता से उत्पादक पर नहीं आएगी। तो हमेशा याद कर लेना कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी फ्लो होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है बेटे। लेकिन ये आपको याद रखना है कि जैसे उष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या कहता है कि जब ऊर्जा एक लेवल से दूसरे लेवल पर स्थानांतरित होती है तो यहां पर उष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है। तो लिंडेमान का 10% रूल ये कहता है कि जब ऊर्जा एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है तो 90% तो बेटे वह वहीं यूज आ जाती है और 10% ऊर्जा का जो है स्थानांतरण होता है। हर ट्रॉफिक लेवल पर केवल 10% एनर्जी का ही स्थानांतरण होता है। तो यह भी अपन को यहां पर देखना है कि ऊर्जा किस तरह से एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है। तो आज अपन को इसी टॉपिक पर डिस्कस करना है, यानी एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो के आधार पर आप उत्पादक पढ़ने वाले हो। उत्पादक के बाद में प्राइमरी उपभोक्ता, फिर बेटे द्वितीय उपभोक्ता और फिर तृतीय उपभोक्ता। तो इस तरह से एनर्जी उत्पादकों से होती हुई किसकी तरफ जाएगी? उपभोक्ता की तरफ जाएगी। लेकिन सर्वाधिक एनर्जी जो आपको मिलेगी वह उत्पादकों में मिलेगी और जो निम्नतर एनर्जी आपको मिलेगी ये तृतीय उपभोक्ता में मिलेगी। तो यह याद रखना बेटे, जितना ज्यादा ट्रॉफिक लेवल दूर होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एनर्जी लेवल कम होता जाएगा। तो आइए बच्चों अपन डिस्कस करते हैं यानी एनर्जी फ्लो पर। एनर्जी फ्लो तो यहां आप देखो बेटे, ये आपको याद रखना है, ये टॉपिक होगा आपका एनर्जी फ्लो। क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना बेटे, यानी यहां से इंपॉर्टेंट है, कई पॉइंट यहां से आते हैं। तो देखो सभी इकोसिस्टम में तंत्रों के लिए एकमात्र जो ऊर्जा का स्रोत है वह सूर्य है। तो ये तो आपको सीधा याद रखना है बच्चों कि इस इकोसिस्टम के अंदर जो ऊर्जा का एकमात्र नेचुरल सोर्सेस है वह है सूर्य। फिर मैं रिपीट करता हूं कि सूर्य से एनर्जी
इकोसिस्टम के अंदर अगर इंटर करती है तो उसका प्रवेश द्वार कौन है? तो उसका प्रवेश द्वार होते बेटे पादप यानी जो है उत्पादक। तो उत्पादकों से जो सूर्य की एनर्जी है, प्रकाश ऊर्जा, वो उत्पादकों के माध्यम से इकोसिस्टम के अंदर इंटर करती है और फिर एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर होती है। ये इसका मेन लॉजिक है, याद कर लेना बेटे, एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो का सीधा सा लॉजिक है कि प्रकाश, जो एनर्जी का स्रोत कौन होता है बेटे इकोसिस्टम में? सूर्य होता है। अब सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा है वो पहले पौधों में आती है, पौधों से फिर वो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर में जाती है। तो यही ऊर्जा का एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर होना, यही ऊर्जा फ्लो यानी एनर्जी फ्लो कहलाता है। उसके बाद में देखो बेटे, पादप एवं प्रकाश संश्लेषण या स्वपोषी जीव सूर्य की विकिरित ऊर्जा को सरल अकार्बनिक पदार्थों से आहार के रूप में तैयार करने लगते हैं। यानी बेटे ये तो आपको भी पता होगा कि जो पौधे होते हैं या कोई भी स्वपोषी जीव होगा, वो इस प्रकाशीय ऊर्जा को भोजन के रूप में अपने अंदर संचित करता है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई ये पैनल सोलर होता है तो वो एनर्जी को, ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी के रूप में नहीं, ये जो पौधे होते हैं ना, ये प्रकाशीय ऊर्जा को भोजन के रूप में संचित करते हैं, जिसे केमिकल एनर्जी कहते हैं। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और ये रासायनिक ऊर्जा उन पादपों के भोजन के रूप में संचित होती है। तो याद रखना बेटे, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदल करके इसे किस रूप में संग्रहित किया जाएगा? तो आहार यानी भोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। यहां याद रखना, केवल पादप 2 से 10% प्रकाशीय ऊर्जा को ही विकिरण के रूप में ग्रहण करते हैं। यह भी आपको याद है कि सूर्य ने 100% ऊर्जा को छोड़ा, लेकिन क्या 100% एनर्जी को पौधे ग्रहण कर लेंगे? नहीं बेटे, उसका 2 से 10% भाग ही पौधे ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटे। और ये एनर्जी फ्लो में आपको बता देता हूं कि यहां पर एक नियम होता है बेटे, एक लॉ होता है जिसको लिंडेमान का, ये याद रख लेना, लिंडेमान का 10% नियम, लिंडेमान का 10% नियम। तो ये थोड़ा याद रखना, लिंडेमान का 10% नियम, लिंडेमान का 10% नियम, 10% नियम। अब ये नियम क्या कहता है कि ये यहां पर हमारे पास में ये T1 है पहला उत्पादक, फिर यहां पर अपन चले बेटे ये T2 है, फिर आगे चलें ये T3 है, और यहां पर अपन चलते हैं तो ये यहां पर T4 है। देखो बेटे, ये तो है हमारे पास में यानी प्रोड्यूसर, ये है यहां पर प्राइमरी कंज्यूमर, ये यहां पर सेकेंडरी कंज्यूमर, और यहां पर ले लेते हैं अपन ये है टर्सरी कंज्यूमर। अब लिंडेमान का 10% रूल क्या कहता है कि बेटे यहां से 90% एनर्जी तो यहां कंज्यूम हो जाएगी और ये 10% एनर्जी आगे जाएगी। 10% एनर्जी का फिर बेटे यहां पर 90% तो खुद यूज होगा और 10% फिर आगे बढ़ेगा। फिर यहां पर अपन देखें तो इसका 90% फिर यूज आ जाएगा और यहां पर ये 10% आगे बढ़ेगा। तो ये 90% तो यहाँ यूज होता है बेटे, ये यहां भी यूज आएगा एनर्जी का और यहां भी यूज आएगा। न्यू मान के चलो कि बेटे हमारे पास में ये 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो ये आगे जाएगी तो यहां पर कितने जाएगी? ओनली 1000 किलो कैलोरी। फिर ये आगे जाएगी तो मात्र 100 किलो कैलोरी, और फिर आगे जाएगी तो ये मात्र 10 किलो कैलोरी। तो आप देख लो बेटे, ये केवल 10,000 का 10% 1000 होगा, 1000 का 10% 100 होगा, 100 का 10% 10 होगा। तो ये आपको समझना है कि जो एनर्जी का फ्लो होगा वो लिंडेमान का 10% रूल, लिंडेमान का यहां पर याद रखना बेटे 10% नियम क्या कहता है कि हर ट्रॉफिक लेवल पर ऊर्जा जो है वह 10% ही स्थानांतरित होती है, और ऊर्जा फ्लो जो होगा ये होगा यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। ये याद रखना बेटे, ऊर्जा का जो फ्लो होगा वो आप खुद देख ले, ऊर्जा का फ्लो बेटे यानी हमेशा
ट्रॉफिक लेवल से एक दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ही जाएगी, लौट कर एनर्जी कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि नया आते आते जो उपभोक्ता होते हैं वो डेड हो जाएंगे और उनका शरीर मिट्टी के अंदर दब जाएगा, वापस एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा, याद रखना। तो हमेशा याद कर लें बेटे कि पादप जो हैं वो 2 से 10% ही प्रकाशीय ऊर्जा को यूज लेते हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और जो यूज लेते हैं उसका 10% आगे, फिर 10% आगे। तो जैसे जैसे एनर्जी आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो ट्रॉफिक लेवल को एनर्जी कम मिलती जाती है। आगे देखिएगा बेटे, ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पादपों द्वारा संग्रहित की गई सोलर एनर्जी एक इकोसिस्टम के विभिन्न जीवों के माध्यम से किस प्रकार प्रवाहित होती है। तो ये तो बेटे अभी अपन ने भी पढ़ा है कि इकोसिस्टम के अंदर ये ध्यान रखना कि पादपों के द्वारा संग्रह की गई जो सौर ऊर्जा है किस रूप में संग्रह की गई है, तो याद रखना बेटे भोजन के रूप में। पादपों ने जो सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को संग्रह किया है सोलर एनर्जी यानी भोजन के रूप में, वह इकोसिस्टम में एक लेवल से दूसरे लेवल पर कैसे जाती है। तो ये तो आपको भी याद है ना बेटे कि जैसे मान लेते पौधों ने ऊर्जा को संग्रहित किया भोजन के रूप में, अब इन पौधों को पहले शाकाहारी जंतु खाएंगे जो कहलाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, फिर प्राथमिक उपभोक्ता को बेटे छोटे मांसाहारी जंतु खाएंगे वो कहलाएंगे द्वितीय उपभोक्ता, और छोटे मांसाहारी जंतुओं को बड़े मांसाहारी जंतु खाएंगे तो वह कहलाएंगे तृतीय उपभोक्ता। तो इस तरह से किसी इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी का फ्लो होगा वह पहले उत्पादक, फिर उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता की ओर यह प्रवाहित होगी। पृथ्वी के सभी जीव आहार के रूप में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर करते हैं, उत्पादकों पर ही निर्भर करते हैं। तो ये बच्चों आपको याद रखना है कि जो एनर्जी है ये उत्पादकों से शुरू होगी और यहां से फ्लो शुरू होकर और ये बेटे उपभोक्ता की तरफ जाएगा। तो ये याद रखना कि यहाँ पर इस धरती पर जितने भी जीव हैं वो बेटे चाहे डायरेक्ट हो या चाहे इनडायरेक्ट हो वो अपने भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर करते हैं। जैसे शेर है, अब शेर बेटे घास तो नहीं खाएगा, चाहे मर जाएगा, लेकिन बेटे वो ऐसे जीव को खाएगा जो घास खाता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि शेर यहाँ पर जो है वो पौधों पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है, क्योंकि अगर बेटे वो जिस जीव को खाता है, जैसे वो रेबिट को खाता है या हिरण को खाता है, तो हिरण तो बेटे घास खाता है ना। अब हिरण को अगर घास नहीं मिलेगी तो हिरण मर जाएगा, हिरण मर जाएगा तो भोजन के लिए शेर को हिरण नहीं मिलेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो घास नहीं खाते हैं, शुद्ध मांसाहारी हैं, वह भी बेटे अप्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर करते हैं, यानी पौधों के ऊपर या उत्पादकों के ऊपर निर्भर करते हैं। सूर्य से उत्पादकों की ओर और फिर उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये याद करना बेटे, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो ये कैसे होगा यहां पर याद रखना, यानी बेटे जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी पहले किस में आएगी, यानी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद में बेटे प्राइमरी कंज्यूमर, फिर यहां से जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर यहां से आएगी टर्सरी कंज्यूमर। तो बेटे याद कर लेना इस तरह से ऊर्जा का फ्लो होता है और ये फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। तो ये याद रख लो, सूर्य से प्राप्त जो सोलर एनर्जी है वो उत्पादकों की ओर आती है और फिर उत्पादकों से किस ओर जाएगी, उपभोक्ता की ओर, और उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो बेटे ये याद रखिएगा कि सूर्य से सोलर एनर्जी को पहले पौधे संचित करेंगे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से और फिर बेटे पौधों को खाएंगे ये प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये एनर्जी प्राथमिक उपभोक्ता में चली जाएगी, प्राथमिक उपभोक्ता को खाएंगे द्वितीय उपभोक्ता तो वहां चली जाएगी, और द्वितीय उपभोक्ता को खाएंगे तृतीय उपभोक्ता तो ये वहां चली जाएगी। तो एनर्जी का फ्लो किससे किस ओर होगा, सूर्य से बेटे उत्पादकों की ओर, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर ये फ्लो चलेगा। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत पर भी निहित है। प्रथम सिद्धांत क्या कहता है बेटे कि ऊर्जा को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। ये याद रखना बेटे, यानी प्रथम नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को बेटे नष्ट किया जा सकता है।
परंतु इसे एक रूप से दूसरे जगह पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा, ये ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है। तो ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या है बेटे? तो पहला नियम आपको याद रखना है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसी तरह से पारगम्य तंत्र का ऊष्मागतिकी का दूसरा सिद्धांत, तो दूसरा सिद्धांत यह है कि अवमुक्त नहीं है, इन्हें निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यानी दूसरा सिद्धांत में याद रखना बेटे कि ऊर्जा को एक लेवल से, एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। और जब इसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित करेंगे तो बेटे यहां पर ऊर्जा का कुछ ह्रास होगा, कुछ लॉस होगा। तो ये ऊष्मागतिकी के दो नियम है जो आपको याद रखना है, जो एनर्जी फ्लो में काम आते हैं बेटे। पहला नियम क्या है ऊष्मागतिकी का? कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्लियर? दूसरा रूप क्या है बेटे? कि ऊर्जा को जब एक रूप से दूसरे रूप पर ट्रांसफर किया जाता है, एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर किया जाता है, तो बेटे यहां पर एनर्जी का कुछ पार्ट लॉस होता है या कुछ पार्ट ह्रास होता है, जिसको अपन लिंडेमान का 10% रूल से मैंने आपको समझाया है कि जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर होती है तो बेटे 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है, जबकि 90% एनर्जी खुद उस लेवल में भोजन या ऊष्मा के ह्रास के रूप में खर्च हो जाती है। क्लियर? आगे देखिएगा बेटे, यहां आप देखिएगा कि इकोसिस्टम की शब्दावली में हरे पौधों को तो क्या कहेंगे? उत्पादक। अब याद रखना बेटे, यहां सारी चीजें एक लेवल पर दे रखी है, तो मैं यहां पर आपको पहले एक बार और बता देता हूं कि यहां पर यह है उत्पादक। उत्पादक के बाद में फिर आएंगे बेटे यहां पर प्राथमिक उपभोक्ता। ये याद कर लेना, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद में यहां पर आएगा बेटे द्वितीय उपभोक्ता, और द्वितीय उपभोक्ता के बाद में आप यहां पर पढ़ने वाले हो यानी तृतीय उपभोक्ता। हाँ, अब देखो बेटे, यानी उत्पादक तो क्या होंगे? सभी हरे पौधे, हरे पादप, ये भी उत्पादक है। उसके अलावा बेटे नील हरी शैवाल यानी BGA, नील हरी शैवाल, तो ये सब किस रूप में माने जाएंगे? उत्पादक के रूप में। उसके अलावा सारे के सारे शाकाहारी जंतु, शाकाहारी जंतु, तो ये शाकाहारी जंतु क्या कहलाएंगे? ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। और बेटे द्वितीय उपभोक्ता में याद कर लेना, इन्हें मैं लिख सकता हूं प्रथम मांसाहारी, प्रथम मांसाहारी जंतु। तो प्रथम मांसाहारी जंतु ये कहलाएंगे द्वितीय उपभोक्ता, और ये है द्वितीय मांसाहारी जंतु, द्वितीय मांसाहारी। तो द्वितीय मांसाहारी जो जंतु होंगे ये कहलाएंगे तृतीय उपभोक्ता। जैसे बेटे ये तो घास मान लो, ये रैबिट है, ये भेड़िया है और वह शेर है। तो इस तरह से ये लेवल अभी से याद कर लो पढ़ने से पहले। यानी एनर्जी फ्लो में सबसे पहला लेवल आप क्या पढ़ने वाले हो बेटे? यानी उत्पादक। तो उत्पादकों में किसको शामिल किया जाएगा? हरे पौधों को। और ये हरे पौधे वो होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये टोटल सारे के सारे 100 पोषी सजीव वो सारे क्या कहलाएंगे? उत्पादक। फिर बेटे दूसरे लेवल पर, तो ये तो हमारे पास में कौन सा लेवल कहलाएगा? ट्रॉफिक लेवल 1। तो बेटे ट्रॉफिक लेवल 1 किसे कहोगे आप? यानी उत्पादकों को। फिर जितने भी शाकाहारी जंतु है, गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरियां, है ना, ये सारे के सारे शाकाहारी जंतु जो भोजन के रूप में, हर्बीवोरस भी कहते हैं बेटे ने, जो भोजन के रूप में वनस्पति का उपयोग करते हैं या भोजन के रूप में घास फूस का उपयोग करते हैं, तो ये कहलाएंगे बेटे शाकाहारी जंतु। और ये यहाँ पर कहलाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। लेकिन कौन से लेवल पर चले जाएंगे? दूसरे लेवल पर चले जाएंगे। तो ये यहां पर कौन सा लेवल आ गया? T2, यानी दूसरा ट्रॉफिक लेवल। तो दूसरा ट्रॉफिक लेवल पर कौन आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जंतु। उसके बाद में बेटे शाकाहारी जंतु में मान लेते हैं रैबिट है, हिरण है, भेड़िया है।
सॉरी शाकाहारी जंतु में रेबिट और हिरण। अब बेटे यहां पर द्वितीय उपभोक्ता यानी पहले मांसाहारी जंतु, पहला मांसाहारी जंतु वह कहलाएगा जो सीधे शाकाहारी जंतु को मारकर खाता है। तो यहां पर बेटे जैसे भेड़िया, तो बेटे ये कौन सा लेवल चला जाएगा, ये तीसरा लेवल चला जाएगा। तो तीसरे लेवल पर आप किसे याद करोगे, द्वितीय उपभोक्ता या प्रथम मांसाहारी जंतु। और बेटे ये चौथा ट्रॉफिक लेवल है जिस पर आप कहोगे तृतीय उपभोक्ता या फिर द्वितीय मांसाहारी जंतु। द्वितीय मांसाहारी जंतु वो होते हैं जो प्रथम मांसाहारी जंतु को मारकर खाते हैं और इन्हें टॉप कंज्यूमर भी कहा जाता है। तृतीय उपभोक्ता को टॉप, क्योंकि इससे आगे बेटे एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, तो फिर आगे ट्रॉफिक लेवल नहीं बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे ये लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी का मान कम होता जाएगा। क्योंकि मैं आपको पहले कह चुका हूं कि जब ऊर्जा उत्पादकों से उपभोक्ता लेवल की तरफ आती है तो केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। तो हर लेवल पर बेटे 90% ऊर्जा यूज आती है, 10% ही आगे बढ़ती है। तो जो एनर्जी की ये ट्रॉफिक लेवल होते हैं ये बेटे 3 या 4 तक पाए जाते हैं, इससे ज्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं होते हैं। तो ये बेटे यहां याद करना है। अब देखो कि उत्पादक कहा जाता है स्थलीय इकोसिस्टम तंत्र में शाकीय और काष्ठीय पौधे भी इसका काम करते हैं। ये क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। कहां पर बेटे, स्थलीय इकोसिस्टम में, यानी जो स्थलीय इकोसिस्टम है वहां पर सारे के सारे जो शाखा मतलब शाकी का माने बेटे फसल और एक होते काष्ठीय पौधे, ये सब क्या होंगे, उत्पादक होंगे। यानी बेटे जो शाकी है हर्ब और सर्ब, तो हर्ब ये फसल होती है, क्रॉप होती है, और बेटे जो सर्ब वगैरह तो क्रॉप होती है, हर्ब वगैरह बेटे ये क्या होती है, झाड़ियां वगैरह ये होती है, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। तो ये सब मिलकर उस स्थल का ये जो है उत्पादक कहलाते हैं। लेकिन उसके अलावा इसी प्रकार विभिन्न प्रजातियां जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स है या बेटे कोई बड़े पादप है जो जलीय हैं, ये सब भी क्या कहलाएंगे, उत्पादक कहलाएंगे। तो ये तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक तो कौन होंगे, यानी शाक होगी और बेटे जो है काष्ठीय पौधे होंगे। जलीय इकोसिस्टम के उत्पादक कौन होंगे, तो जलीय पौधे प्लस फाइटोप्लैंक्टन्स। तो ये याद रखना बेटे। तो ये सारे के सारे कौन से इकोसिस्टम के हैं, यानी जल के, जलीय इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर। तो जलीय इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर में एक तो कौन कौन आएंगे बेटे, फाइटोप्लैंक्टन्स और एक जलीय पौधे। यहां तक क्लियर। पादप उत्पादन से आरंभ होकर खाद्य श्रृंखला या जाल इस प्रकार से बनाते हैं कि प्रत्येक प्राणी जो एक पौधे से आहार ग्रहण करता है और अन्य प्राणी पर निर्भर करता है और बदले में वह किसी अन्य के लिए आहार बनता है। यही होता है बेटे यहाँ पर। तो अब आप देख लो कि पादप या उत्पादक जो खाद्य श्रृंखला या जाल से बने होते हैं और प्रत्येक प्राणी जो एक पादप से आहार ग्रहण करता है या अन्य प्राणी पर भी निर्भर रहता है, बदले में वह भी किसी के द्वारा आहार बनाता है। तो यहां इससे पता लगेगा कि उत्पादकों को आहार के रूप में ग्रहण करने वाले तो प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को ग्रहण करने वाले द्वितीय उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता को ग्रहण करने वाले तृतीय उपभोक्ता। तो बेटे यहां मैं ये बता रहा हूं कि ये प्राथमिक उपभोक्ता पौधों से भोजन ग्रहण करेगा लेकिन दूसरे के द्वारा यह ग्रहण कर लिया जाएगा। तो ये यहां पर बताया गया है। तो बेटे एक बात समझ लो कि सबसे पहले ये उत्पादक हैं। तो उत्पादक जो स्थलीय लेवल पर उत्पादक होंगे वो सारे के सारे पौधे आएंगे, ग्रीन प्लांट्स आएंगे, चाहे वो काष्ठीय हो या झाड़ियां हो या फसल हो। जलीय इकोसिस्टम के अंदर जो बेटे उत्पादक होंगे वो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे और टोटल छोटे बड़े जलीय पौधे होंगे। तो ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे, ये उत्पादक। और उधर साइनोबैक्टीरिया नीलहरी शैवाल भी उत्पादक का काम करती है। उसके बाद में बेटे हरे पौधों से प्राणी जो है वह भोजन ग्रहण करेंगे और ये भोजन ग्रहण करेंगे और फिर ये जो प्राणी भोजन ग्रहण करेंगे पहले लेवल के, ये दूसरे के द्वारा भी ये खाए जा सकते हैं। तो आइए आगे और डिस्कस करते हैं। इस परस्पर अंतर की निर्भरता के कारण यहां पर क्या बन जाते हैं, एक खाद्य जाल की रचना होती है।
किसी जीव द्वारा ग्रहण की गई जो ऊर्जा है सदैव के लिए संचित नहीं रहती है। ये उत्पादक द्वारा की गई ऊर्जा या तो उपभोक्ता को भेज दी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना बेटे कि पौधों के द्वारा जो एनर्जी संचित की जाती है वो परमानेंट संचित नहीं होती है, वो बेटे उपभोक्ता लेवल पर भेज दी जाती है और एक उपभोक्ता से फिर वो ट्रांसफर हो जाती है दूसरे उपभोक्ता लेवल पर। तो ये भी यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक उपभोक्ता लेवल से दूसरे उपभोक्ता लेवल पर ये चली जाती है। सभी जीव अपने आहार की आवश्यकता के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं? पादपों पर निर्भर करते हैं। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं बच्चों आपको कि जो पौधे होते हैं वो बेटे अपनी जो पौधे हैं ये इस धरती पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर करेंगे? पादपों पर। और ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक खाद्य जाल बनता है। खाद्य जाल ऐसे बनता है बेटे कि यहाँ पर देखो फूड वेब कैसे बनेगा, ये यहाँ पर अपन बात करते हैं फूड वेब की। तो फूड वेब में यहाँ पर प्लांट है। अब प्लांट को बेटे जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कीट है ना, कीट के बाद में बेटे यहाँ पर है ये खरगोश है, खरगोश है। अब यहाँ पर ये जो कीट है इससे बेटे कोई लिजार्ड है वह छिपकली है वह खा जाएगी, है ना, छिपकली जो है बेटे और ये खाएगी इसको। उसके अलावा यहाँ पर मान लेते हैं और दूसरा यहाँ ये है इसको बाज खा जाएगा, ये बाज है यहाँ पर बेटे जो है। और इसी तरह से यहाँ पर ये कोई मेंढक है, मेंढक है, मेंढक को बेटे ये छिपकली खा जाएगी, है ना। उसी तरह से ये यहाँ पर कोई भेड़िया है, भेड़िया है तो रेबिट जो है क्या कहते हैं ये भेड़िया को खा जाएगा। और फिर यहाँ पर ये लॉयन है यानी ये शेर है तो शेर भेड़िया को खा जाएगा। इसी तरह से बेटे कई सारे सिस्टम। और ये यहाँ पर कीट है तो कीट को बेटे ये जो है क्या कहते हैं मेंढक, ये कीट को खा जाएगा। इस तरह से एक जाल बनता है तो ये जाल कहलाता है फूड वेब। फूड वेब का मतलब ये है कि बेटे एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल भोजन के रूप में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं तो उसको खाद्य जाल कहते हैं। आगे डिस्कस करेंगे खाद्य जाल के बारे में कि ये बेटे ग्रेजिंग फूड वेब भी होती है ना, और भी अपरद फूड वेब भी होती है। तो ये है, तो जितना ज्यादा खाद्य जाल जटिल होगा वह फूड वेब उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, ये आपको याद रखना है। आगे देखो बेटे, इन्हें उपभोक्ता और परपोषित भी कहा जाता है। उपभोक्ता किसे कहा जाता है? जो उत्पादकों पर निर्भर है, या उपभोक्ता या फिर हेटेरोट्रोफ्स भी कहा जाता है। यदि ये उत्पादक पादपों से आहार ग्रहण करते हैं तो इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। यानी सीधे, मैंने पहले बता चुका बेटे कि जो सीधे पौधों से भोजन ग्रहण करेंगे उन्हें तो प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाएगा। और अगर एक पशु दूसरे पशु गाय या उसके उत्पादक को खाता है तो उन्हें द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। निश्चित ही प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी या शाकभक्षी भी होंगे। तो बेटे ये तो कर आपने याद कर ही लिया होगा कि जो सीधे पौधों पर निर्भर रहता है या जो सीधे पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो वो तो क्या होता है, यानी प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता। एक बार फिर लिख देता हूं, याद कर लेना बेटे कि यहां पर ये है उत्पादक, ये उत्पादक है। उत्पादकों को खाने वाले होंगे प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले होंगे यहाँ पर द्वितीय उपभोक्ता, और द्वितीय उपभोक्ता को खाने वाले होंगे यहाँ पर ये तृतीय उपभोक्ता। तो ये लेवल आपको याद करना है कि सीधे भोजन के रूप में पौधों को खाने वाले ये प्राथमिक उपभोक्ता और ये होंगे शाकाहारी, ये होंगे शाकाहारी, ये याद रखना बेटे। और जो द्वितीय उपभोक्ता जो इनको खाएंगे ये होंगे प्रथम मांसाहारी, प्रथम मांसाहारी, ये प्रथम मांसाहारी। और ये होंगे बेटे जो तृतीय उपभोक्ता होंगे ये कहलाएंगे द्वितीय मांसाहारी, द्वितीय मांसाहारी। तो ये आप यहां पर देख लो कि उपभोक्ता परपोषी कहा जाता है, यानी वह उत्पादक पादपों से आहार ग्रहण करते हैं तो इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है। और अगर ये एक पशु दूसरे पशु को खाता है तो फिर उसको आप कह सकते हो द्वितीय उपभोक्ता। और ये जो द्वितीय उपभोक्ता है ये निश्चित ही प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी और शाकभक्षी होंगे। तो उत्पादक है प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता प्रथम मांसाहारी, तृतीय उपभोक्ता ये कहलाएंगे द्वितीय मांसाहारी।
आगे देखो बेटे, स्थलीय यानी इकोसिस्टम में कुछ सामान्य शाकाहारी होंगे इसमें कीट पतंगे भी हैं, पक्षी भी हैं और स्तनधारी में पशु हैं। जलीय इकोसिस्टम के अंदर बेटे ये कुछ मोलस्का वगैरह होते हैं जो ये शाकाहारी होते हैं। ये उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं मांसाहारी या मांसभक्षी होते हैं। इन्हें प्रथम मांसाहारी भी कह सकते हो और इन्हें द्वितीय मांसाहारी भी कह सकते हो। तो ये ध्यान रखना, ये कहलाएंगे द्वितीय उपभोक्ता। तो द्वितीय उपभोक्ता बेटे कौन होंगे? प्रथम मांसाहारी। और प्रथम मांसाहारी को खाने वाले वह कहलाएंगे द्वितीय मांसाहारी, जो तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में आप वहां पर उनको रखेंगे। तो यहाँ आप देख लें कि बेटे जो स्तनधारी पशु हैं जलीय इकोसिस्टम में ये मोलस्का, ये सारे के सारे तो कहलाते हैं यानी शाकाहारी। शाकाहारी को खाने वाले वो उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों को आहार के रूप में खाते हैं ये मांसाहारी या मांसभक्षी होते हैं। इन्हें प्रथम मांसभक्षी या बेटे ये क्या कहलाएंगे? द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता ये लिखा हो बेटे यहाँ पर, ये द्वितीय उपभोक्ता कहलाएंगे। अब ये जो प्रथम मांसाहारी है यानी द्वितीय उपभोक्ता यानी क्या है बेटे? ये प्रथम मांसाहारी। प्रथम मांसाहारी। अब प्रथम मांसाहारी को खाने वाले ये कहलाएंगे तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता यानी यहां पर आप इसे क्या कहोगे? द्वितीय मांसाहारी। इसे आप कह सकते हो द्वितीय मांसाहारी। तो ये समझ लेना, कोई ज्यादा जटिल नहीं है। उत्पादक सभी हरे पौधे आते हैं। पेड़ पौधों को खाने वाले शाकाहारी जंतु ये प्रथम उपभोक्ता कहलाएंगे। शाकाहारी जंतु को खाने वाले बेटे द्वितीय उपभोक्ता यानी प्रथम मांसाहारी कहलाएंगे। और द्वितीय उपभोक्ता को खाने वाले तृतीय उपभोक्ता ये द्वितीय मांसाहारी कहलाएंगे। तो ये आपको बेटे याद रखना है। आगे देखो बेटे कि पशु जो आहार हेतु प्राथमिक मांस भक्षियों पर निर्भर करते हैं उन्हें द्वितीय मांसभक्षी। देखो बेटे जो जानवर या जंतु आहार के रूप में, ये बेटे पशु नहीं होंगे यहाँ पर, यहाँ जंतु ले लो आप क्योंकि पशु बेटे नहीं होंगे। वह जंतु जो आहार के रूप में प्रथम मांसाहारी, प्रथम मांसाहारी का माने कौन सा उपभोक्ता? द्वितीय उपभोक्ता। याद रखना बेटे ये प्रथम मांसाहारी का माने कौन सा उपभोक्ता होगा? द्वितीय उपभोक्ता। तो प्राथमिक मांसाहारियों पर निर्भर करते हैं उन्हें द्वितीय मांसभक्षी यानी द्वितीय मांसभक्षी का माने होगा बेटे यहां पर तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता के रूप में नामांकित किया गया है और ये एक साधारण खान संकलन यहाँ पर दी गई है। तो एक बार देख लो बेटे कि जो जंतु आहार के रूप में प्रथम मांसभक्षियों को खाते हैं उन्हें द्वितीय मांसभक्षी यानी तृतीय उपभोक्ता आप कह सकते हो। अब देखो बेटे यहाँ पर घास है, तो घास में ये कौन सा लेवल हुआ हमारा? यानी उत्पादक है। तो ये सॉरी यहाँ पर घास वगैरह है, घास पौधे सब। अब घास को बेटे रेबिट खा रहा है तो ये कौन सा लेवल होगा? ये T2 लेवल होगा। खरगोश को भेड़िया खा रहा है बेटे तो ये द्वितीय उपभोक्ता होगा यानी T3 लेवल होगा। भेड़िया को शेर खा रहा है तो ये तृतीय उपभोक्ता T4 यानी इसको टॉप कंज्यूमर भी आप कह सकते हो। टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर। तो आप देख लो बेटे ये एक खाद्य श्रृंखला है जो आपको याद रखना है। जैसे घास है तो घास उत्पादकों के रूप में होगी यानी पहला ट्रोफिक लेवल। घास को बेटे रेबिट खाएगा तो प्राथमिक उपभोक्ता यानी दूसरा ट्रोफिक लेवल। फिर बेटे ये जो खरगोश है शाकाहारी जंतु तो प्राथमिक उपभोक्ता है। अब इस खरगोश को भेड़िया खा जाएगा तो ये द्वितीय उपभोक्ता होगा यानी तीसरा ट्रोफिक लेवल। और बेटे भेड़िया को शेर खा जाएगा तो ये तृतीय उपभोक्ता होगा यानी T4। लेकिन बेटे जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं ना ये टॉप कंज्यूमर होते हैं, ये भी किसी दूसरे जंतु के द्वारा नहीं खाए जाते, तो ये कहलाते हैं टॉप कंज्यूमर या तृतीय उपभोक्ता। तो बेटे ये एक फूड चेन है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले घास है, घास को रेबिट खाएगा, रेबिट को भेड़िया खाएगा, भेड़िया को शेर खाएगा। यहाँ तक क्लियर? तो घास क्या बनाएगी बेटे? उत्पादक यानी पहला ट्रोफिक लेवल। खरगोश बनाएगा बेटे प्राथमिक उपभोक्ता यानी दूसरा ट्रोफिक लेवल। भेड़िया बनाएगा द्वितीय उपभोक्ता तीसरा ट्रोफिक लेवल। और शेर बनाएगा तृतीय उपभोक्ता यानी चौथा ट्रोफिक लेवल। तो इस तरह से ये ट्रोफिक लेवल भी आपको याद रखने हैं। आगे देखो बेटे एक अन्य प्रकार की खाद्य श्रृंखला को अपरद खाद्य श्रृंखला यानी बेटे इसको बोलते हैं डेट्राइटस फूड चेन।
फूड चेन। अब इसको समझ लो बेटे, फूड चेन में आपको बता दूं दो तरह की होती है। फूड चेन जो होगी ये बेटे एक तो होती है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होते बेटे पैरासाइट फूड चेन, और एक होते बेटे यहां पर डेट्राइटस फूड चेन। यानी बेटे एक तो ग्रेजिंग होती है जिसमें चारण खाद्य श्रृंखला सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे बड़ी यही होती है। एक पैरासाइट होती है जिसमें खाया नहीं जाता, केवल बेटे एक दूसरे पर परजीवी के रूप में रहा जाता है। और एक जो बात आती है ये है अपरद खाद्य श्रृंखला। तो अपरद खाद्य श्रृंखला छोटे जीवों से शुरू होकर बड़े जीवों की तरफ जाएगी। बेटे इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीवी आएंगे जो किसी भी सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर वो निवास करेंगे और उनका अपघटन करेंगे। तो ये जो अपरद खाद्य श्रृंखला है ये छोटे जीव सूक्ष्म जीवों से शुरू होकर और बड़े मृत कार्बनिक पदार्थ वाले जीवों की तरफ जाती है। तो इसको बोलते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला। तो देखो बेटे ये अपरद खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है जो मृत कार्बनिक पदार्थ सामग्री से आरंभ होती है। यानी बेटे ध्यान रखना कि कोई का भी जंतु का शरीर मृत होगा तो वह सड़ेगा गलेगा, फिर उसके अंदर क्या जाएंगे, सूक्ष्म जीवी आ जाएंगे। तो ये मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होकर किस ओर चलेगी, सूक्ष्म जीवों की तरफ ये जाती है। ये अपघटकों से बना होता है और इसमें मुख्यतः कवक और बैक्टीरिया के रूप में ये परपोषी जीव होते हैं। तो ये अपरद खाद्य श्रृंखला है जिसमें सबसे पहले तो न्याय आएगा बेटे मृत कार्बनिक पदार्थ, और मृत कार्बनिक पदार्थों से ये किस ओर जाएगी, यानी सूक्ष्म जीव। अब ये सूक्ष्म जीव में क्या होंगे बेटे, जीवाणु भी हो सकते हैं और फंगस भी हो सकते हैं। तो ये वाली श्रृंखला है यानी अपरद चेन। तो कहां से स्टार्ट होगी, मृत कार्बनिक पदार्थों से होकर ये किस ओर जाएगी, सूक्ष्म जीवों की तरफ ये जाएगी। मृत कार्बनिक पदार्थ क्या करेंगे बेटे, मृत कार्बनिक पदार्थ सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा और पोषण प्राप्त करते हैं। ये जो अपरद होते हैं बेटे इसके अंदर या सूक्ष्म जीवी होते हैं, ये मृत कार्बनिक पदार्थों में मौजूद पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये मृतोपजीवी या मृत अपघटन के नाम से भी जाना जाता है, यानी मृत कार्बनिक पदार्थ। तो पूरी डिटेल यहां पर दी हुई है बेटे, तो याद रखना कौन सी श्रृंखला, यानी अपरद खाद्य श्रृंखला। तो अपरद खाद्य श्रृंखला जिसको डेट्रिटस फूड चेन भी कहा जाता है, और बेटे ये मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होकर और ये सूक्ष्म जीवों की तरफ जाएगी। अब ये मृत कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, तो जंतु और पौधों के जो शरीर है बेटे जब वह सड़ गल जाता है तो वो बदल जाता है मृत कार्बनिक पदार्थों में। तो मृत कार्बनिक पदार्थों में पहले सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं और ये सूक्ष्म जीव बेटे उसको फिर सड़ा गला करके उसका डीके करते हैं। तो मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होकर यानी बड़े जीव से शुरू होकर ये छोटे जीव या सूक्ष्म जीवों की ओर आगे बढ़ती है। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह किस रूप में पाए जाएंगे, तो बेटे याद रखना ये कवक के रूप में पाए जाएंगे या फिर बैक्टीरिया के रूप में पाए जाएंगे। और ये जो कवक और बैक्टीरिया होते हैं ये कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा या पोषण जो मिलता है वहां से ये भोजन ग्रहण करेंगे, और उसके बाद में बेटे ये मृत अपघटन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये तो आपको याद रखना है यानी अपरद। उसके बाद में देखो बेटे कि जो अपघटन है ये पाचक एंजाइम स्रावी करते हैं जो मृत जीवों या व्यर्थ सामग्री को साधारणतया अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ डालते हैं और बाद में उन्हीं के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी बेटे यहां पर आप देख लीजिएगा यह अपरद खाद्य श्रृंखला है ना, जिसमें मृत कार्बनिक पदार्थों को पहले सूक्ष्म जीवों के द्वारा तोड़ा जाता है अकार्बनिक पदार्थों में, और तोड़ने के बाद में उन्हीं के द्वारा उन पोषक पदार्थों को ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये तो है अपरद खाद्य श्रृंखला। दूसरा यहां पर आप देखिएगा तो बेटे जलीय पारितंत्र में एक श्रृंखला पाई जाती है ग्रेजिंग फूड चेन, यानी ये चारण खाद्य श्रृंखला जिसको आप कहोगे बेटे ग्रेजिंग फूड चेन। इसमें एक
जंतु को दूसरे सजीव के द्वारा खाया जाता है बेटे, इस चरा जाता है, इसको बोलेंगे चारण या ग्रेजिंग फूड चेन। तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपने देखा था घास जो है वो रेबिट खाता है, रेबिट को भेड़िया खाता है, भेड़िया को शेर खाता है। तो ऐसी खाद्य श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है, तो बेटे वह कहलाएगी ग्रेजिंग, यानी जो है ग्रेजिंग फूड चेन या चारण खाद्य श्रृंखला। तो जलीय इकोसिस्टम में चारण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन है। इसके विरुद्ध स्थलीय इकोसिस्टम के तंत्र में ग्रेजिंग फूड चेन की तुलना में अपरद खाद्य श्रृंखला द्वारा कई अधिक ऊर्जा प्रभावित होती है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि अपरद में कई सारे जीव होते हैं, ज्यादा यूज नहीं लेते, इस ऊर्जा को ये ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये है ग्रेजिंग फूड चेन। आगे आप देखिएगा बेटे, अपरद खाद्य श्रृंखला के कुछ जीव चारण खाद्य श्रृंखला पशुओं के शिकार बन जाते हैं, और एक प्राकृतिक इकोसिस्टम तंत्र में कुछ जंतु जैसे कॉकरोच है, कौवे आदि सर्वभक्षी होते हैं। यानी इकोसिस्टम के अंदर कुछ जीव ऐसे भी होते हैं बेटे जो शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। तो ऐसे जंतुओं को ओमनिवोरस कहा जाता है, सर्वाहारी कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला का ये प्राकृतिक अंतर्संबंध एक आहार यानी जाल के रूप का निर्माण करता है। अब ये जो सजीव होते हैं, जैसे मान लेते हैं बेटे तिलचट्टा है या मान लेते हैं कॉकरोच है, तो बेटे ये क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा भोजन के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक फूड चेन बन जाती है, और कई सारी फूड चेन जब मिलती है तो फिर यहाँ पर फूड वेब का निर्माण होता है, खाद्य जाल का निर्माण होता है। तो जो सर्वाहारी जंतु होते हैं जो भोजन के लिए दो या दो से ज्यादा सोर्सेस पर निर्भर रहते हैं, तो फिर यहाँ पर एक फूड चेन का निर्माण होता है। इससे फायदा क्या होता है कि खाद्य जाल में से ये होता है बेटे कि एक ट्रॉफिक लेवल अगर नष्ट हो जाता है तो उस खाद्य जाल में पाए जाने वाला जंतु नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो भोजन के लिए दूसरे जीव पर भी निर्भर होता है। दूसरी बात यह है कि खाद्य जाल में बेटे जो भी ट्रॉफिक लेवल होते हैं उसको अपनी इच्छा के अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार भोजन मिल जाता है, कि यार वह एक ही ट्रॉफिक लेवल पर निर्भर नहीं रहता। खाद्य जाल में बेटे जो भी ट्रॉफिक लेवल होते हैं वह दो या दो से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं। तो इस तरह से ये फूड चेन बनती है। यहाँ देखो बेटे, सभी जीव अपने भोजन या आहार के स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं, जिन्हें कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल। ये याद रखना बेटे, जैसे मैंने आपसे कहा T1, फिर T1 के बाद में आएगा T2, फिर T2 के बाद में जाएगा T3, फिर T3 के बाद में T4। तो इस तरह से याद रखना कि जो भी फूड चेन होती बेटे उसमें आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं। जैसे T1 है तो यहाँ पर क्या आएंगे बेटे, केवल उत्पादक आएंगे। T2 है तो प्रथम उपभोक्ता आएंगे, T3 है तो द्वितीय उपभोक्ता आएंगे, और T4 है तो तृतीय उपभोक्ता आएंगे। तो यहाँ आपको याद रखना है कि आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं जिन्हें ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। यहाँ देखो बेटे, उत्पादक जो हैं ये प्रथम ट्रॉफिक लेवल T1 पर रखे जाते हैं। शाकाहारी जो जंतु हैं ये बेटे प्राथमिक उपभोक्ता हैं जो कि T2 लेवल पर रखे जाएंगे। प्रथम व द्वितीय मांसाहारी जंतु ये T3 और T4 उपभोक्ता लेवल पर रखे जाते हैं। तो ऐसे याद कर ले आप यहाँ पर कि ये उत्पादक हैं बेटे, उत्पादक, उसके बाद में यहाँ पर ये प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद में यहां पर चलेंगे बेटे तो ये द्वितीय उपभोक्ता, फिर आगे बढ़े अपन तो यहां आ जाएगा तृतीय उपभोक्ता। अब देखो बेटे, उत्पादक यहां पर क्या बनाएंगे, पहला ट्रॉफिक लेवल, ये बनाएंगे दूसरा ट्रॉफिक लेवल, ये बनाएंगे तीसरा ट्रॉफिक लेवल, और ये बनाएंगे चौथा ट्रॉफिक लेवल। तो याद रखना, हरे पौधे ये प्रथम मांसाहारी, मतलब ये शाकाहारी जंतु, ये प्रथम मांसाहारी जंतु, और ये द्वितीय मांसाहारी जंतु। तो यहाँ देखो फूड चेन में हर जंतु जो होता है वो अपने एक विशेष आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान रखता है, वही कहलाता है ट्रॉफिक लेवल। अब इसको यहाँ समझ लो बेटे, इस जगह पर भी आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ आप देखो कि ये यहाँ से शुरू करें उत्पादक, तो उत्पादक में बेटे क्या है, पहले पोषण स्तर है और इसमें सारे पौधे आएंगे। पौधों में कौन कौन आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स भी है, घास भी है और वृक्ष भी है। थोड़ा आगे बढ़े तो प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता ये
T2 यानी द्वितीय पोषण स्तर है, इसमें सारे के सारे शाकाहारी जंतु आएंगे, जैसे फाइटोप्लैंक्टन से, टिड्डा है, गाय है, और यानी यहां लिख सकते हो बेटे शाकाहारी जंतु, शाकाहारी जंतु। तो ये सारे के सारे कहां पर आएंगे, द्वितीय पोषण। फिर आगे बढ़े बेटे द्वितीय उपभोक्ता यानी तीसरा, द्वितीय उपभोक्ता या क्या कहलाएगा, तीसरा पोषक स्तर, इस पर आएंगे प्रथम मांसाहारी जंतु। याद रखना प्रथम मांसाहारी। अब इसमें कुछ पक्षियां भी है, मछलियां भी है, कुछ भेड़िया वगैरह भी है। फिर यहाँ पर चतुर्थ उपभोक्ता यानी चौथा पोषण स्तर, जिसको T4 से रिप्रेजेंट करेंगे, और यह है उच्च मांसाहारी जंतु यानी टॉप कंज्यूमर भी आप इसे कह सकते हो बेटे। ध्यान रखना ये यहाँ पर टॉप कंज्यूमर होगा, इसमें मनुष्य भी माना जाता है और शेर भी माना जाता है। तो इस तरह से ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद कर लेना बेटे। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। उत्पादक पहला लेवल है, सभी हरे पौधे हैं। द्वितीय उपभोक्ता शाकाहारी जंतु, तृतीय उपभोक्ता प्रथम मांसाहारी जंतु, चौथा चतुर्थ उपभोक्ता यानी जो है उच्च मांसाहारी जंतु। यहां आप देख लो बेटे, महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तरोत्तर पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। जब कोई जीव मरता है तो वह अपरद या मृत जीव मात्रा में बदल जाता है और अपघटनों के एक ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है। तो ये याद रखना, ये मैं पहले बता चुका हूं कि जब उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में ऊर्जा की कमी आती है, यानी एक लेवल से इस तरह से बेटे अगले लेवल पर जब ये ऊर्जा जाएगी तो ऊर्जा के मान में कमी आती जाएगी। ये लिंडेमान का 10% रूल है, लिंडेमान का 10% रूल। तो यहां आप देखिएगा, ये महत्वपूर्ण बात यह है कि पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। क्लियर। उसके बाद एक विशेष समय पर प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है, जिसे स्थिति शस्य यानी खड़ी फसल कहते हैं बेटे, यानी इसको कहोगे स्टेडिंग क्रॉप, इसे स्टेडिंग क्रॉप कहते हो। मतलब सीधा सा है कि विशेष समय पर प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर जीवित पदार्थों की कुछ मात्रा पाई जाती है, जिसे स्टेडिंग क्रॉप कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है बेटे, हर ट्रॉफिक लेवल पर एक विशेष जैव मात्रा वहां पर प्रेजेंट होगी, तो उस जैव मात्रा को ही आप वहां पर खड़ी फसल यानी स्टेडिंग क्रॉप कहते हैं। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। यहां क्या समझा बेटे, इस पॉइंट को आप कैसे समझोगे कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ऊर्जा की कमी आती है या ऊर्जा का ह्रास होता है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। उसके बाद में बेटे यहां पर आपको याद रखना है कि विशेष समय पर प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल का जो जीवित पदार्थ की कुल मात्रा है, यानी हर ट्रॉफिक लेवल पर जो जीवित पदार्थ पाया जाता है उसको स्टेडिंग क्रॉप कहा जाता है। आगे देखिएगा, यानी स्थिति शस्य जीवित जैविकों की मात्रा या इकाई क्षेत्र में संख्या को मापा जाता है। यह भी क्लियर हो गया बेटे। जीवित की मात्रा जैव मात्रा या इकाई क्षेत्र में जीवों की संख्या है। एक प्रजाति की जो जैव मात्रा को ताजे या शुष्क भार के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह भी याद रखना बेटे कि जो जैव मात्रा है यह ताजे या शुष्क भार के रूप में व्यक्त किया जाता है। चारण खाद्य श्रृंखला में ट्रॉफिक लेवलों की संख्या प्रतिबंधित होती है। इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह स्थानांतरण ओनली 10% कम होता है। यानी बेटे याद रखना कि चारण खाद्य श्रृंखला है, उसमें ट्रॉफिक लेवलों की संख्या यानी एक रेजिस्टेंट होते ज्यादा नहीं बढ़ सकती। याद रखना इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह 10% कम होता है और प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से ऊपर का पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है। यानी एक बार फिर मैं बता देता हूं, ये है यहां बेटे आगे जाएगा इस तरह से, तो यहां 90% यूज हो जाएगा, 10% आगे बढ़ेगा। ये T2 है, T2 से फिर आगे बढ़े अपन तो फिर बेटे यहाँ पर 90% यूज हो जाएगा और फिर 10% ही आगे बढ़ेगा। ये T3 है, T3 से फिर आगे बढ़े अपन तो ये T4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 90% तो यूज हो जाएगा बेटे और 10% ही ये ऊर्जा आगे बढ़ेगी। तो ये यहाँ पर ज्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं हो सकते, क्योंकि बेटे अगर देखो कि यहाँ मेरे पास में 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, तो ये आगे बढ़ेगी इसका 10%, तो इसका 10% कितना आगे बढ़ेगा,
1000। 1000 का बेटे 10% आगे बढ़ेगा तो कितना बनेगा 100। 100 का 10% जब आगे बढ़ेगा तो बेटे यहां पर मेरे पास में कितना रह गया 10। अब 10 का भी अगर 10% है तो भी पॉइंटों में आ जाएगी एनर्जी। इस कारण से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जब एनर्जी जाती है तो बेटे ऊर्जा का मान खर्च होता है। इस कारण से ज्यादा जो है ट्रॉफिक लेवल नहीं हो सकते, तो इसको बोलते हैं लिंडेमान का 10% रूल। तो ये टॉपिक था बच्चों हमारे पास में ऊर्जा प्रवाह। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ के पढ़ेगा, आसानी से याद हो जाएगा। बस आपको बेटे ये लेवल याद करना है कि प्रोड्यूसर कौन से लेवल पर रखा जाएगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, इस तरह से आपको इसमें ये याद रखना है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।